नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लीगल कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ऊर्जा संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। आज हमारे इस कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमानंद जी आपको इस मसले से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी हम आपको दिखा देते हैं। नंबर्स आपको दिखा देते हैं क्या नंबर्स हैं, और इन टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपनी जानकारी, अपने सवालों को पूछिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं परमानंद पांडे जी। पांडे जी, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल यही कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, जो वास्तव में मार्च 1, 2002 को लागू हुआ, ये एक ऑल इंडिया एक्ट है, पूरे देश भर में चलता है। इस एक्ट का तात्पर्य ये है कि किसी तरह से एनर्जी एफिशिएंसी, माने आपको ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के संरक्षण करिए आप और कंजर्वेशन करिए, और ऊर्जा के प्रयोग में आप इफिशिएंसी ले आइए। ये दो इसके उद्देश्य में, केवल मात्र एक उद्देश्य नहीं। ये कंजर्वेटिव का एक्ट का तात्पर्य है कि आप कैसे एनर्जी को आप कंजर्व करते हैं जी। ये मुख्य चीजें इसमें आ गई। अब ये लेके देखिए, आजकल नहीं बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। ऊर्जा जो है हमारे यहाँ दो तरह की, एक तो रिन्यूएबल ऊर्जा है और एक अनरिन्यूएबल ऊर्जा है। जैसे आप जमीन के भीतर से ऊर्जा जो निकलती है वो फॉसिल एनर्जी है, वो तेल के रूप में, कोयला के रूप में, इसका एक सीमित समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप अनंत काल तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये खत्म होने वाली एनर्जी है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं समय समय पर। जैसे आप सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी ऐसी है जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। उसी तरह से आप हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं जी जी जी, सुन पा रहे हैं सर, बताएं। तो ये जी थैंक यू। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में अब ये इसके अलावा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, वो भी उसका भी एनर्जी का आप पूरी तरह से रिन्यू कर सकते हैं। आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज। तो मुख्य उद्देश्य इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का ये है कि आप एनर्जी को आप कायदे से प्रयोग करें और इसके उपयोगिता को बढ़ाएं। अभी क्या है, लोग देख लीजिए कैसे इसका उपयोग करते हैं, कि इस ढंग से उपयोग करते हैं जैसे लगता है कि ये सब खत्म ही नहीं होंगे। और अभी तक तो बहुत सारे मुल्कों में, बहुत ऐसी जगहों पर जहां पर देखिए बहुत सारे लोग, गांव में किसान लोग हैं, वो ट्यूबवेल चला देते हैं और ट्यूबवेल चला के पूरी रात भर उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कई बार मीटर नहीं लगा होता है। इस नाते वो इस ढंग से उपयोग करते हैं जैसे वो कभी भी इसका जितना चाहे उतना प्रयोग करते रहे, उनको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों का उद्देश्य होता है कि आपको सुशिक्षित किया जाए कि आप ऊर्जा का संचयन कैसे करेंगे
और इसका अधिकाधिक उपयोग कैसे करेंगे, यही इस एक्ट का, इसी कंजर्वेशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। जी जी सर, इस अधिनियम के तहत ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? ऊर्जा संरक्षण के लिए देखिए, एक कदम नहीं, कई कदम उठाए गए ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए नेहा जी, ऐसा है कि एक नहीं अनेक कदम उठाए गए हैं। आपको इसमें लगाया गया है कि आपको डेजिग्नेटेड बनाए गए हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे मिल में, इंडस्ट्रीज में वो प्रयोग करने वाले लोग होते हैं। उनका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि आप इसको कंजर्व कर और अपने लोगों को शिक्षित करिए। ये एक कदम ये तो है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ये है कि आपको ये बताया गया है कि इस ऊर्जा का प्रयोग के समय इसका इफिशिएंट यूज कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें कैसे, और ये इस चीज के बारे में बताना है। इसके लिए एक बोर्ड है, तो एक कंजर्वेशन का बोर्ड है, राज्यों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा ये एक तरह का बनाया गया है, ये बोर्ड बनाया गया है, जिस बोर्ड का जो प्रमुख होता है वो तो जगह के हर राज्य के मंत्री भी लोग होते हैं, और पदेन सदस्य उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें एनर्जी के लोग जुड़े होते हैं, एटॉमिक एनर्जी के लोग जुड़े होते हैं। ये सारे लोगों को ले आकर के फिर वो बोर्ड को बताया जाता है कि किस किस में कैसे कैसे काम करते हैं। इसमें एक चीज नहीं है, इसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग और दोहन करता है अनावश्यक, तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसको दंडित भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस ढंग का उपयोग करने लगते हैं, जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं वो दुरुपयोग करने लगते हैं, उनके ऊपर कम से कम 5 लाख तक का जुर्माना किया जाता है। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो रिपीट करते हैं, उस अपने दुरुपयोग को रिपीट करते हैं, उसका बार दुरुपयोग करते रहते हैं, तो ₹1000 प्रतिदिन का उनके ऊपर अतिरिक्त भार लगाया जाता है। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि उसके जिम्मेदार व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि किस ढंग से किया जाए, ये मुख्य बात ये होती है। जी ठीक है। ये बताइए कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका और कार्यों के बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्य बात आपने ठीक कहा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका BEE नाम है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का तात्पर्य है कि आप किस ढंग से ये ब्यूरो का उपयोग करेंगे। ब्यूरो का मतलब ही वो बोर्ड के सेंस में कि ये लोगों को समय समय पर बताएगा, ऊर्जा BEE लोगों को बताएगा कि किस ढंग से आप इसका उपयोग करें। उसमें डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स लोग होते हैं, उनको ये बताया जाएगा कि कौन से डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स लोग हैं, और डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स लोग होते हैं एनर्जी के, उनको ये BEE जो है, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है, इस चीज को उनके ऊपर एक, आप समझिए कि ऐसी सलाह देगा तो पूरी तरह से माइंड होगी, और वो ऐसी सलाह होगी जिसके बाद में वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर के बताएंगे कि इस ढंग से आप इसका उपयोग करिए। तो मुख्य काम जो है इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का ही है। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मुख्य काम है कि वही इस चीज की देख रेख करे, वही इसको मॉनिटर करे कि कौन संस्थान, इंडस्ट्रियल हाउस या कोई और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका किस ढंग से उपयोग करे, और राज्यों में किस ढंग से लोग इसका बिजली का यानी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। जब तक इस चीज को नहीं सुनिश्चित किया जाएगा, तब तक निश्चित रूप से ऐसा है कि बिजली का दुरुपयोग बंद नहीं हो पाएगा। बिजली हम तात्पर्य का उपयोग, इसका उपयोग इसलिए है कि बिजली को लोग ज्यादा समझ सकते हैं ऊर्जा के बजाय। ऊर्जा में बहुत सारी चीज शामिल होती है, लेकिन अगर मैं बिजली का उपयोग बात करता हूँ तो इसको आप ऊर्जा के संदर्भ में ही कर सकते हैं। जी ठीक है। अधिनियम के तहत ऊर्जा उपभोक्ता के क्या अधिकार और दायित्व रहते हैं? देखिए नेहा जी, अगर कोई अधिकार आपको मिला है तो उसके साथ दायित्व का भी निर्वाह आपको करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल अधिकार मिले और दायित्व आप उसका निर्वहन कर पाए।
तो दायित्व के निर्वहन के लिए और आपको जरूरी है कि आपको कुछ अधिकार भी मिले। तो इसमें क्या है कि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमको मान लीजिए हमारे घर में मीटर लगा दिया गया है, मीटर लगा दिया गया है, तो हमारे सामने एक अधिकार हमको मिल गया है कि हम बिजली का या ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं जी। और भी ऊपर जैसे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री, और उसमें क्या है कि कैसे आप उपयोग करेंगे इसके बारे में भी उस चीज को दिया जाता है। अगर अपना अधिकार तो मिल गया कि हमने लगा लिया कि यूनिट, उसमें हमको कितनी यूनिट की खपत हम करेंगे, कितनी यूनिट की खपत के, कई बार ऐसा होता है कि आपके 5 की यूनिट की आपको क्षमता के लिए दिया गया है, तो आप उसको 25 कर दें, तो जाहिर है कि उन्हें आपको जरूर लगाना ही पड़ेगा। और इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही ये देखा गया है कि आपको अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों का एक समव्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग करें। और अगर दुरुपयोग करने लगेंगे तो आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इस नाते आपको दंडित होना पड़ेगा। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। साथ ही साथ अब मुझे ये बताइए कि ऊर्जा संरक्षण के लिए उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की क्या जिम्मेदारी होती है? नेहा जी, बेसिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है, क्योंकि यही औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है सर्वाधिक ऊर्जा की खपत करते हैं जी। इनसे सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इनके लिए सबसे जरूरी चीज है वो इस चीज को ध्यान रखें कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे आप अचीव कर रहे हैं और कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को कैसे उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो पीईटी जिसको कहते हैं कि पीईटी जैसे आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं और अचीव क्या कर रहे हैं और इसका ट्रेड कैसे कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से इन्हीं ऊर्जा संस्थानों के लिए होता है और इन्हीं के लिए होता है कि आप इस चीज को देखिए कि किस ढंग से आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। आपकी जो खास जिम्मेदारी है कि ऊर्जा का संरक्षण करें और ऊर्जा का बेहतर उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। आपको मान लीजिए ऊर्जा मिली हुई है, 100 यूनिट ऊर्जा मिली हुई है, 100 यूनिट ऊर्जा में आप कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसके आप उसको बढ़ा सकते हैं, ये कंजर्वेशन का पार्ट है। आपका संरक्षण का उपयोग जो है, बेहतर उपयोग, अच्छे ढंग से किया गया उपयोग जो है, ये एक तरह से संरक्षण भी काम कर रहा है। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों का काम है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का काम है, खासकर बड़े औद्योगिक खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का काम है कि वो इस चीज को देखें कि बेहतर और अधिकतम उपयोग कम से कम ऊर्जा में कैसे किया जा सकता है, ये उनका काम होता है। जी जी। अधिनियम में ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के बारे में क्या प्रावधान रखे गए हैं? अब देखिए, ऊर्जा का जो ये मानक है, तो आप कितना वेस्ट करते हैं किस चीज को, ये, और उसके लिए इनिशिएटिव भी दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी ठीक ढंग से ऊर्जा का उपयोग करता है, तो अगर आप दोनों को बराबर, एक आदमी वेस्ट करता हो और वो उसका मानक का ठीक ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको दंडित किए। जो व्यक्ति उस मानक पर न केवल खरा उतरता है बल्कि उससे आगे बढ़ करके ही उसका प्रयोग कर रहा है, जी, वो आप से उसको इनिशिएटिव दीजिए, उसको प्रोत्साहित दीजिए, करिए। ये खास काम होता है, ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऊर्जा प्रबंधन नियम के अनुरूप काम होना चाहिए, यही चीज इसका खास काम होता है। और इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि किस ढंग से आप ऊर्जा का सीधे ढंग से आप समन्वय और किस ढंग से आप इसका प्रबंधन करते हैं। जी, ठीक है। ऊर्जा लेबलिंग और स्टार रेटिंग के बारे में अधिनियम में क्या प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, ऊर्जा लेबलिंग और ऊर्जा आप समझे रेटिंग, जी, ये तो यही जो बीई है, जो जिसको आप बीई कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यही इस चीज को तय करता है कि आपके लेवल क्या है ऊर्जा का, कितना लेवल प्रयोग करते हैं, ये मानदंड तैयार करके दे देते हैं।
और आपके इसको किस ढंग से आप इसका लेवलिंग और इफिशियंसी किस ढंग पे ले आते हैं, इस चीज का प्रावधान इन्हीं के अंतर्गत दिया गया है, जो ये सारी कंपनियों को, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ये ढंग से तैयार करते हैं। तो इन्हीं के लेवलिंग इन्हीं के आधार पर तय की जाती है और उस लेवलिंग का पूरी तरह से आपको पालन करना पड़ता है। और मीट पैरामीटर्स क्या है, इसके पैरामीटर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो उनके यहाँ से, ये एक्सपर्ट लोगों की कमेटी है, कोई ऐसे तैसे लोगों की नहीं है कि जो जानता ही ना हो। इस नाते वो एक्सपर्ट की कमेटी होती है जो चाहिए और कैसा नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए, यही इन्हीं का उद्देश्य होता है और वही लेवलिंग के बारे में बताते हैं। उन्हीं का खास काम ये होता है और उसी का काम ये होता है कि आप पैरामीटर्स को तय करते हैं। जी ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में अधिनियम में क्या प्रावधान है सर? नेहा जी, एक चीज बताएं कि हमने आपसे कहा है कि अगर ऊर्जा का कोई दुरुपयोग करता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान है। तो दंडित करने का जब प्रावधान है तो जाहिर है कि उसको प्रोत्साहित करने का प्रोग्राम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति ऊर्जा को अगर ठीक ढंग से कंजर्व करता है, उसका ठीक ढंग से संरक्षण करता है, और जो व्यक्ति उसको ऊर्जा का उपयोग करता है, प्रमोट करता है एनर्जी को ठीक ढंग से, जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति या जो संस्थान इस ढंग का काम करता है कि ऊर्जा का ठीक ढंग से उपयोग करता है, उसके लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी दिया जाता है और ये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ये भारत सरकार भी प्रदान करती है, राज्य सरकार भी इस चीज का वित्तीय और में राज्य सरकार में भी ये प्रावधान दिया गया है कि वो इसका ठीक ढंग से उपयोग कर सके। तो इसीलिए इसमें प्रावधान है एक्ट में ही, एक कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही 2001 के एक्ट में ही ये प्रावधान है कि इनको पूरी तरह से न केवल संरक्षण दिया जाए बल्कि इनको वित्तीय सहायता भी दी जाए समय समय पर, जिससे वो अपने आम को और आगे ये खास उद्देश्य इसका होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से इस अधिनियम के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।